क्या बन गई बात। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। 2023 में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें से छत्तीसगढ़ भी एक है। हालांकि कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब वापसी करेगी, लेकिन क्या यह संभव है क्या इतनी आसानी से? क्योंकि रायपुर से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस आलाकमान ने चिंतन मंथन किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा भी दे दिया है। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस के इस समय मौजूदा हालात अगर कांग्रेस की है तो 71 सीटें कांग्रेस के खाते में है। 68 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती थी सन 2018 के चुनाव में। लेकिन आइए ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि आखिर आज के दिन चर्चा में क्या कुछ हुआ है। बैठक के दौर की अगर बात करें, देखिए कांग्रेस का छत्तीसगढ़ का प्लान क्या है, कांग्रेस आखिर क्या करने वाली छत्तीसगढ़ में, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव है छत्तीसगढ़ में कि कैसे बीजेपी को एक बार फिर से पटखनी दी जाए। वहीं देखिए आगे दिल्ली में छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जहां पर राहुल गांधी रमन सिंह को आपने देखा जिस तरह से हराया था भूपेश बघेल ने। भूपेश बघेल, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम ये नेता आज के दिन शामिल रहे बैठक में। साल 2023 के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, 90 विधानसभा सीटें, याद रखिएगा। साल 2023 के आखिरी में जब चुनाव होंगे तो उसके बाद बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत यहां पर लगा रही है। सीएम बघेल ने कार्यकर्ताओं को 75 पार का नारा दिया है। यही सेम नारा बीजेपी ने सन 2018 के चुनाव में दिया था, लेकिन मुंह की खानी पड़ी थी, आप सभी ने देखा। वहीं बीजेपी के कई बड़े नेता इस समय कांग्रेस का दामन भी थाम चुके हैं। यहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका जो है वो नहीं लगा, बीजेपी को यहां पर लगा, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और युवाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी जिन नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। कांग्रेस की इस समय पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होते चली जा रही है। लेकिन आइए ऐसे में अब जानना यह जरूरी है कि आखिर छत्तीसगढ़ में किस तरह से 2018 में कांग्रेस के खाते में सीटें आई थी और कैसे कांग्रेस ने वहां पर कमाल किया था। जल्दी से बात कर लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखिए चुनावी इतिहास क्या रहा है। 68 विधानसभा सीटें जीती थी कांग्रेस ने सन 2018 में। कुल देखिए सीटों की बात करें, 90 विधानसभा सीटें इस समय छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में कई ऐसे मुद्दे जो हावी दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो बात आरक्षण की हो या फिर धर्मांतरण की हो या फिर नक्सलवाद की क्यों ना हो। 34% आदिवासी वोटर हैं वहां पर, और आदिवासी वोटरों को साधने के लिए जगह जगह पर बीजेपी और कांग्रेस लोगों के बीच पहुंच रही है। आदिवासियों के लिए 29 सीटें आरक्षित है। ये 29 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस नहीं चाहती कि इन सीटों पर हार का सामना करना पड़े। आदिवासी वोटरों की चुनाव में अहम भूमिका भी है, और आदिवासी वोटर जिसके पाले में चले गए, समझ लीजिए उस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जीत प्राप्त कर ली है। आदिवासी समुदाय को रिझाने की कोशिश में बीजेपी, कांग्रेस, हमने जिक्र किया, पहले से ही लगे हैं। एक एक नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, एक एक विधानसभा में कैसे आप आदिवासी वोटरों को अपने पाले में करेंगे। साल 2018 में 15 साल कांग्रेस ने सत्ता में, 15 साल के बाद वापसी की। रमन सिंह ने 15 साल तक राज किया था छत्तीसगढ़ पर, लेकिन क्या वो 15 साल का इतिहास जनता याद रखेगी क्या? 2018 में कांग्रेस ने 28 आदिवासी सीटों पर जीत हासिल की थी। ये 28 सीटें आप माने रखिए, ये 28 सीटें अगर फिर से कांग्रेस के पाले में गई तो कांग्रेस की जीत यहां पर पक्की मानी जा रही है। वही आदिवासी वोटरों का कांग्रेस की सरकार बनाने में काफी अहम भूमिका है। अगर वोटर चले गए किसी भी पार्टी के पाले में तो समझिए उस पार्टी की जीत वहां पर हो जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें, जहां पर नक्सलवाद, आरक्षण, धर्मांतरण, कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो इस समय गोते लगा रहे हैं चुनावी मौसम में। लेकिन इन मुद्दों पर आखिर पकड़ कौन मारेगा और क्या बीजेपी कांग्रेस का कोई काट ढूंढ पाएगी क्या? आज की बैठक से जुड़ी पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ की गरमाई सियासत, आलाकमान का दिल्ली में मंथन, कांग्रेस फिर लहराएगी जीत का परचम। दो 2023 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ भी उनमें से एक है, जिसको लेकर दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में मंथन किया। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं समेत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कैबिनेट मंत्री टी.एस. सिंहदेव सहित कई मंत्री बैठक में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के लिए करते रहेंगे काम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, पार्टी के सदस्य छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए मिलकर काम करती रहेगी और छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में बदलाव लाते रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट करते हुए कहा,
गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ ये हमारे लिए केवल कोई नारा नहीं है, छत्तीसगढ़ की उन्नति व सामाजिक न्याय के लिए एक ध्येय है। छत्तीसगढ़ की जनता और कांग्रेस पार्टी में उनका अटूट विश्वास विकास की अविरल धारा को आगे बढ़ाता रहेगा। हम मिलकर काम करेंगे और छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में बदलाव लाते रहेंगे। वहीं बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि आज दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हमारे नेता राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में नवा छत्तीसगढ़ के मॉडल से जनता के जीवन में आ रहे बदलाव और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अहम चर्चा हुई। हैशटैग तैयार हम का भी इस्तेमाल किया। क्या बन गई बात? आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के संगठन में खींचतान मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम है और छत्तीसगढ़ का प्रभार कुमारी शैलजा के पास है, लेकिन हाल ही में दोनों के बीच टकराव की स्थिति भी देखने को मिली। अब 16 जून को पीसीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने संगठन में बदलाव करते हुए 6 पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं, पर इस फैसले से पार्टी के अंदर बवाल हो गया। कई लोगों ने नाराजगी भी जताई। तब प्रभारी कुमारी शैलजा ने पीसीसीसी चीफ के फैसले को निरस्त कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए, ऐसे में आज के दिन न्यूज इंडिया का सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के संगठन में जारी खींचतान क्या अब खत्म हो गई है? क्या गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल अब इस समय लोगों के बीच इस नारे से जोश अब भर पाएंगे क्या? जो ज्वलंत मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ में, आपने देखा कई ऐसे सवाल हैं जो इस समय चर्चाओं में बने हुए हैं, लेकिन अब सवाल आज के दिन कांग्रेस से यही होगा पहले कि क्या बात बन गई है? क्या जिस पर चर्चाएं हम करने वाले हैं आज के दिन, क्या उस पर अब मुहर लग गई है दिल्ली में? रत्नेश मिश्रा नेता कांग्रेस के जुड़े हुए, आलोक बस नेता बीजेपी के, रुद्र प्रताप सिंह पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो कि हमारे साथ स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं। स्वागत है रत्नेश जी, आलोक जी, रुद्र जी आपका न्यूज इंडिया पर। रत्नेश जी, बात बन गई क्या सर? क्योंकि खींचतान तो बहुत चली है, हालांकि आप थोड़े खुश होंगे क्योंकि कई सारे बीजेपी के नेता कांग्रेस का दामन भी थाम चुके हैं। रत्नेश जी, देखिए सागर जी, ये केवल कहने की बातें हैं कि खींचतान चल रही थी। हमारे संगठन में सब कुछ अच्छा है और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह से काम किया है छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में, चाहे वो आदिवासियों को लेकर हो, चाहे वो गौवंशों को लेकर हो, चाहे वो आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो महिलाओं और बच्चियों की बात हो, चाहे वो मुफ्त राशन देने की बात हो, चाहे वो रोजगार देने की बात हो, लगभग सब जगहों पर हमारी सरकार ने अच्छा किया है। मैं कुछ योजनाएं आपको बता देना चाहता हूं ताकि ये स्पष्ट रहे कि भूपेश बघेल सरकार ने ये काम किए ही किए हैं। छत्तीसगढ़ में हमारी एक योजना है सागर जी, जिसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसके तहत अब तक 8,208 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजे जा चुके हैं, जो कि मोदी सरकार के द्वारा दिए जाने वाली धनराशि से, एक प्रदेश में दिए जाने वाली धनराशि से कई गुना ज्यादा है। एक हमारी ये भारतीय जनता पार्टी वाले गाय की तो बात करते हैं, लेकिन उनको किस तरह से रत्नेश जी, चर्चा जब आगे जैसे जैसे बढ़ेगी, अभी बहुत देखिए लंबा समय बचा हुआ है, योजनाओं पर आएंगे रत्नेश जी, योजनाओं पर आएंगे। बैठक पर पहले सर, आज देखिए आप लोग इतना बड़ा मंथन कर रहे हैं। आलोक जी, कांग्रेस बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ को लेकर, और कहा यह जा रहा है कि पलड़ा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का भारी भी इस बार थोड़ा सा। आलोक जी, देखिए, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में पिछली बार सरकार बना ली, लेकिन इस बार उसका सरकार बनाना मुश्किल लग रहा है। ठीक है, उन्होंने काम जो गिना रहे हैं किए हैं, लेकिन जिस तरीके से वहां नक्सलवाद अपना पांव पसारे हुए है और जिस तरीके से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर पड़ा हुआ है, उससे जो और आपसी खींचतान जो कांग्रेस के अंदर शुरू से एक प्रवृत्ति रही है, राजस्थान में ही ये रोग पकड़े हुए था, लेकिन ये रोग अब छत्तीसगढ़ भी पहुंच चुका है। टीएस सिंहदेव कितनी देर चुप रहेंगे, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन फिर भी वहां पर जिस तरीके का माहौल कांग्रेस अभी चुनाव को लेकर जो कुछ चीजें कर रही है आदिवासियों के लिए, या और भी अन्य योजनाएं जो दे रही हैं, उससे टक्कर तो। लेकिन आलोक जी, 15 साल तक बीजेपी ने राज किया सर, उसके बाद भी आप लोग का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा था। इस बार तो सत्ता में भी नहीं है, फिर भी ये उम्मीद कैसे सर जग रही है?
देखिए, हम लोग तो 2 से स्टार्ट हुए लोग हैं। हम हाशिए पर चले गए थे हिंदुस्तान के पटल पे, और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर खड़े हो गए हैं। तो हमारे अंदर सहन शक्ति बहुत है, हमारे अंदर जिसको कहते हैं ना वर्क एंड वेट फॉर द रिजल्ट, वो कार्यकर्ताओं में कूट कूट कर भरा हुआ है। हम हार के बाद वहां पर चैन से बैठे नहीं, हम लगातार आदिवासी क्षेत्रों में अन्य जगहों पे सरकार को समय समय पर आगाह करते रहे, उनकी कुरीतियों पर कुठाराघात करते रहे। वहां हमने कभी भी ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि बीजेपी वहां है नहीं, लगातार हमने महसूस कराया है। हाँ, इधर के दिनों में कुछ देखने को मिला है कि कुछ ये जो बरसाती मेढक होते हैं वो कुछ लुढ़क के उधर चले गए हैं। वो स्वाभाविक है कि जहाँ कहीं भी ऐसा होता है कि अब आलोक जी, अब जो लुढ़क कर चला गया वो बरसाती मेंढक ही हो जाता है। आप जो पार्टी से निकल गया उसकी प्रमुखता कमी हो जाती है। इन्होंने किया क्या था पार्टी के लिए? उसको क्या कहेंगे? जो लास्ट मिनट पर पार्टी को बगावत करे, नीतियों से बगावत करे, उसको आप क्या कहेंगे? क्यों गया है? क्या रीजन है जाने का? सागर जी मुझे 10 सेकंड का टाइम दीजिए। उनको कुछ दिखाई पड़ा होगा। एक कहावत है बिहार में, चलिए सर, रुद्र जी की भी एंट्री करा दूं। एक कहावत है बिहार में, कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में, जिधर देखे खीर उधर गए फिर, वो भूखे रह ही नहीं सकते। 10 सेकंड का टाइम। चलिए, रुद्र जी की एंट्री आपके 10 सेकंड के बाद होगी। सर बोलिए जल्दी से। सागर जी, इसका मतलब आलोक वत्स कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के 3-4 बरसाती मेढक ले लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ये सब बरसाती मेढक है ना। तो इन बरसाती मेढकों का आपकी पार्टी में क्या काम है भाई? ये भी तो लुढ़क कर गए आपके यहाँ। आप तो बड़े मतलब पूरे बरसाती मेढक। लेकिन रत्नेश जी, आपके यहाँ रत्नेश जी, आप जिसको बरसाती मेंढक बोल रहे हैं सर, उन्होंने सत्ता तक छीन ली सर आपसे। आपके यहाँ जो गए हैं वो बरसाती मेढक है। रत्नेश जी, जिन लोगों ने, आप जिनको बरसाती मेंढक बोल रहे हैं, उन लोगों ने सत्ता छीन ली थी मध्य प्रदेश में। सुनिए सागर जी। चलिए रत्नेश जी, आपकी ऑडियो भी सही करवा दूं, आपके पास आऊंगा। आपकी ऑडियो में भी दिक्कत आ रही है सर, बोलिएगा, आपकी आवाज और बुलंद हो जाएगी। थोड़ा टेक्निकल इशू शायद है रुद्र जी। लेकिन देखिए, हम छत्तीसगढ़ की अगर बात कर रहे हैं, वहां पर 15 सालों तक बीजेपी ने राज किया, फिर भी उसके बाद जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया। 71 इस समय संख्या बल है कांग्रेस के पास। क्या इसको जादुई आंकड़े से कम करना इतना आसान है क्या बीजेपी के लिए? हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो देखिए हमने जिक्र किया, चाहे धर्मांतरण हो या फिर नक्सलवाद हो या फिर भ्रष्टाचार हो, कई सारे मुद्दे हैं जो गोते लगा रहे हैं चुनावी मौसम में। रुद्र जी, देखिए सागर जी, इसमें सबसे बड़ी जो बात है इस चुनाव में कि कांग्रेस बहुत दिनों के बाद चुनावी मैनेजमेंट को छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे से दिखा रही है, क्योंकि वो हिमाचल और कर्नाटक की जीत के बाद उस चीज को बहुत संभल के चल रही है। और अगर आप देखेंगे जो आने वाले समय में 3 राज्यों में चुनाव है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, उसमें कांग्रेस को ज्यादा उम्मीद छत्तीसगढ़ से है। इसलिए उसने उस तैयारी को बहुत पहले से शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा इनका राष्ट्रीय अधिवेशन भी छत्तीसगढ़ में, रायपुर में हुआ था। और उसी तरह से अब आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की उन्होंने पूरी तैयारी, आज जो रूपरेखा उन्होंने बनानी थी, जैसे भी चुनाव को लेकर, देखिए चुनाव में मुद्दे तो हर पार्टी लाएगी, हर पार्टी एक दूसरे को कमतर करके बताना चाहेगी, लेकिन अभी इन 3 राज्यों में कांग्रेस को जो ज्यादा उम्मीद लग रही है, वो लग रही है उम्मीद छत्तीसगढ़ से। और उस उम्मीद पर कांग्रेस काम भी कर रही है। ये एक जो कांग्रेस के अंदर का जो एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में, वो सबसे महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। क्योंकि अगर इस तरह से कांग्रेस चुनाव के मैनेजमेंट को करते हुए आगे बढ़ेगी तो हमारे ख्याल से कांग्रेस वहां पे काफी मजबूत स्थिति में रहेगी। क्योंकि जहां तक अभी हम लोग बात कर रहे हैं बीजेपी की, बीजेपी को छत्तीसगढ़ में बताने के लिए कुछ नहीं है। बस वो सिर्फ ये चीज कह सकते हैं कि सरकार थी, 5 साल की सरकार थी, उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन जो देखिए, किसी भी चीज को करने के लिए एक नेता की जरूरत होती है। अगर आप अपनी बात रखेंगे तो एक नेता के थ्रू रखेंगे। अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास कोई नेता ही नहीं है जो अगर वहां पर अपनी बात को कौन रख रहा है। अगर हम किसी आम आदमी से पूछेंगे तो हमें याद भी नहीं है कि रमन सिंह कहाँ है। नहीं तो उनके लिए चेहरा पीएम मोदी है। रुद्र जी, आप तो जान ही रहे। नहीं तो पीएम मोदी के चेहरे पर कितने चुनाव लड़ेंगे? कि सवाल यही हो रहा है ना कि बीजेपी जहां चुनाव हार रही है वहां इसी वजह से हार जा रही है क्योंकि वो केवल पीएम मोदी का चेहरा बना रहे हैं। अब हम लोग पिछले 5 साल में चुनाव में उनका मैजिक नहीं चल पाता जी। अब हम पिछले 5 साल में अगर रमन सिंह की बात करें तो रमन सिंह को लोगों ने देखा तक नहीं होगा। और कोई दूसरा नेता जिसका चेहरा अगर याद हो किसी में बीजेपी जवाब आपके पास तो वो है नहीं। रमन सिंह जब दिखेंगे ही नहीं ग्राउंड पर तो फिर कैसे लोग भरोसा करेंगे? क्या पीएम मोदी के भरोसे लग रहा है कितना आसान है छत्तीसगढ़ का चुनाव?
रमन, एक एज फैक्टर भी होता है, इस बात को भी नोट कर लीजिए सागर जी। सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन को भी रिटायर करना पड़ता है, तो मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि रिटायर हो गए, बहुत लंबा इनिंग्स खेल लिए वो। अब अगर मान लीजिए वो 5 साल में नहीं दिखाई दिए हैं, इसका मतलब वो शारीरिक रूप से उतने स्वस्थ नहीं होंगे। रिटायरमेंट क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसा बुखार है जो किसी एक बार धर लिया किसी को तो छोड़ता नहीं है, चाहे वो कितना भी बुरा हो जाए जी। तो अगर वो नहीं एक्टिव दिख रहे हैं तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे ही कारण होंगे। वैसे मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूं इसकी, लेकिन जो मुझे लगता है कि शायद दिस मे बी वन ऑफ द रीजंस। लेकिन चुनाव जो लड़ने की बात है, ऐसा थोड़ी है कि वहां हम नेता विहीन हो गए हैं। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, हमारा प्रेसिडेंट है अरुण देव, लीडर ऑफ अपोजिशन है। और दूसरी चीज कि ठीक है, नरेंद्र मोदी जी हमारे एक लेकिन वरिष्ठ, आलोक जी देखिए छत्तीसगढ़ पर स्पेशल शो भी हमने मुझे किया बोलने था दीजिए, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, बिगुल फूकते रहते हैं, जोश जगाते रहते हैं वर्करों के बीच में, और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जब विश्व में इतनी बड़ी है तो हिंदुस्तान में तो बड़ी है ही, इसमें भी कोई दो मत नहीं। लेकिन हम अपने किए गए कार्यों के कारण जनता के बीच में जाते हैं। जो हमने जन कल्याणकारी योजनाएं लाई हैं उसको हमने नहीं सर, लेकिन केंद्र की योजनाओं के दम पर छत्तीसगढ़ में वापसी करना थोड़ा लग नहीं रहा है कि रास्ते थोड़े कठिन है? वहां पर जब हमारी सरकार नहीं है तो हम वहां की बात तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो इम्प्लीमेंटेड फिर तो राज्य सरकार होगी। आलोक जी 15 सालों में जो आप लोगों ने इतना बेहतर काम किया उस पर आ जाते हैं कि 15 साल बनाम 5 साल आपने क्या काम किया रत्नेश जी। लेकिन ट्राइबल इलाकों में धर्मांतरण, बेरोजगारी, ये कई ऐसे मुद्दे हैं, जनता अगर पकड़ के अगर वोट दे तो लग नहीं रहा है यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तमाम ओपिनियन पोल और जो आप लोगों की उम्मीदें उसको झटका लग सकता है सर। देखिए सागर जी, अभी आपके शो में भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ में उनकी प्रदेश अध्यक्ष कौन है उसका भी नाम नहीं बता पाए वो। अब सोच लीजिए इनके नेता वहां पर कौन है। बताया अरुण साई, आप सुनने, आपको कमजोरी है सुनने में, तो समझिए अरुण साई मैंने बोला। बताइए कौन है प्रदेश अध्यक्ष, बताइए प्रदेश अध्यक्ष। मैंने बोला ना अरुण साई, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? अरे अरुण शाही प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, कहाँ बैठे हुए हैं? आपको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ही नाम नहीं पता है? अरे आइए सर, अब जी के पर आप क्यों ही बता दीजिए, अब आप ही रट के आए हैं तो बता दीजिए। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम पूछिए आप ही रट के आए हैं तो बता दीजिए। हमारी पार्टी के अध्यक्ष। अरे इसी से आपको इस डिबेट में अगर इसी से आपको कुछ वाहवाही लूटनी है तो बता दीजिए आप ही नाम। प्रभाव क्या आ रहा है? आपको पार्टी के नेता आपको एटलीस्ट जिस प्रदेश से बात कर रहे हैं उस प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का नाम तो पता होना चाहिए, गूगल कर लीजिए, बता दीजिएगा। चलिए रत्नेश जी, ट्राइबल इलाकों में धर्मांतरण का मामला सर बहुत ज्यादा चर्चाओं में है छत्तीसगढ़ में। चलिए आ जाते हैं सागर आ जाइए। इनकी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे विष्णुदेव साव जी, शेड्यूल ट्राइब चाहते थे, उनको हटा दिया गया और उनको हटाने का कारण तक नहीं बताया गया। ये है आदिवासियों के प्रति छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का प्रेम। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि शेड्यूल ट्राइब्स की बात की जा रही है, आपको एक चीज बता देता हूं, आदिवासी समुदाय के 9,623 युवाओं को विशेष आरक्षण के तहत छत्तीसगढ़ की सरकार में नौकरी दी गई है। 9,623 युवाओं को। अब आप सोचिए वो कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विशेष प्रावधान बनाकर स्पेशली केवल आदिवासी युवाओं को रोजगार दिया गया हो। अगर हो तो भाजपा के नेता बता दे। दूसरी बात आपने कही बेरोजगारी, सागर जी इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर जो है वो भाजपा शासित राज्य में है, हरियाणा में, और सबसे कम की जब आप करेंगे तो छत्तीसगढ़ में है 0.2%। आप सोचिए कि जिस प्रदेश में सबसे कम बेरोजगारी दर है वहाँ आप बेरोजगारी का मुद्दा ठीक है सर, कई सारे ठीक है सर, पॉजिटिव पॉइंट है आपके साथ, लेकिन धर्मांतरण एक मुद्दा है। अपराध की अगर बात करें, ब्रेक पर जा रहे हैं, लौट कर आऊंगा। अपराध की बात करें तो बीजेपी ने बिलासपुर में एक बड़ी रैली निकाली थी अपराध को लेकर और जमकर कांग्रेस पर हमला बोला था। चाहे हम बात करें इस समय छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण, बेरोजगारी, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी हमला बोल रही है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट यह है कांग्रेस के लिए क्योंकि पिछले हुए 5 उपचुनावों में कांग्रेस को बुरी तरह से, माफ करिए, बीजेपी को बुरी तरह से हार मिली है
और कांग्रेस की जीत हुई है। तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी को स्वागत। चर्चा यही जारी है कि आखिर क्या बात बन गई, क्योंकि दिल्ली में लगातार कांग्रेस ने आज के दिन चर्चा इसी बात को लेकर की है कि आखिर छत्तीसगढ़ में कैसे अपने विधायकों को कहा जाए कि आप मेहनत करिए, कैसे कार्यकर्ता जमीन पर डटे रहे। लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किलें अभी तमाम है यहाँ पर, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने जो वादे किए थे, रत्नेश जी ये मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आरक्षण को लेकर आप लोगों ने जो बात कही थी, जो 32% आदिवासियों को आरक्षण मिलता था सर, वो तो 20% हो गया। राज्यपाल से मंजूरी नहीं मिली जो आप लोग बढ़वाना चाहते थे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि 63 ऐसे विधायक हैं आपके जिनसे लोग खुश नहीं है, सर्वे इस बात का जिक्र कर रहे हैं। किसान ये कह रहे हैं कि हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई, बताइए हम करें क्या। तो आपको लग रहा है क्या कि जितने आप लोग उत्साहित हैं उतनी आसानी से चुनाव भी जीत जाएंगे? रत्नेश जी देखिए सागर जी, आरक्षण को जो बढ़ाने की बात की गई थी 58% तक बढ़ाकर किया गया था, जो कि क्या कहते हैं, एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, कैप लगाई थी, उससे ज्यादा है। इंदिरा साहनी वाद में जो कैप लगाई गई थी उससे ज्यादा है। तो आप ये देख लीजिए, वहां पे 58% की जो आरक्षण की लिमिट थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने, जो वहां की हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया था, उसको हटा दिया और उसके आगे चलकर फिर सरकार उस पर नौकरियां दे रही है। और आपने सर आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक है सर, 32% आरक्षण था, आपको पता होगा, जो 20% हो गया जिसके कारण आदिवासी नाराज हैं। मैंने अभी कहा कि 9,623 युवाओं को विशेष आरक्षण के तहत केवल 80 की वैकेंसी निकाली गई और केवल उन्हीं को नियुक्ति दी गई, सीधे भर्तियों पर उनको नियुक्ति दी गई सागर जी। तो ये मुद्दा समझने वाला होगा कि हमने अन्य वैकेंसी की तरह उनको न लाके केवल एक स्पेशल वैकेंसी निकाली और 9,623 युवाओं को नियुक्ति दी है उसमें। तो ये तो सीधे सीधे, अगर आपने उस तरीके से नहीं देखा तो हमने दूसरे माध्यम से किया, हमने वादा किया तो उसको पूरा तो आदिवासियों की चीज कौन समझाएगा सर, वो तो नाराज बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि सर मैं समझा रहा हूँ ना, आपका चैनल देख रहे होंगे ना वहाँ के लोग, उनको मैं समझा रहा हूँ ना। दूसरी बात, आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, तो देखिए जनवरी 2022 से जून 2023 तक कुल मिलाकर प्राथमिक शिक्षा भर्ती, पैरामेडिकल स्टाफ, होमगार्ड और छत्तीसगढ़ एसआई, उसके बाद पीएचसी में और न्यायिक सेवा में, आयुष विभाग में, वन सेवा में, कुल मिलाकर 48,812 पदों पर नियुक्ति दी गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। अगर कोई ऐसा प्रदेश हो जिसमें एक साल में इतनी नियुक्तियां दी गई हो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता सकते हैं। दूसरा एक बिंदु देखिए सागर जी, भारतीय जनता पार्टी केवल राम के नाम पे वोट मांगती है। छत्तीसगढ़ सरकार एकमात्र ऐसे पूरे भारत की किसी राज्य की सरकार है जिसने रिकॉर्ड समय में राम वन गमन पर्यटन सर्किट के चरण को पूरा किया है। 2260 किलोमीटर का एक पूरा का पूरा सर्किट हम बना रहे हैं, जो कोरिया से लेकर सुकमा तक है। कोरिया एक जिला है, उसको कोरिया देश ना समझा जाए, कोरिया एक जिला है छत्तीसगढ़ का, जहां से लेकर सुकमा तक 135 स्थानों को चयनित किया गया है, जिसमें से माता कौशल्या और माता सबरी। सर राज्य की अगर 75% आबादी ये कह रही है कि आपके किए गए वादे ही पूरे नहीं हुए, तो फिर हम आगे क्या बोले सर? हमने भी वहां पर सर्वे किया, आपने देखा है, जब वहां पर हमने लोगों से बात की, वो ये कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के जो आप लोग फ्री के वादे कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जहां जहां पर आप कर रहे हैं, फ्री के वादों से नहीं कुछ होगा। महिलाओं को पहले रोजगार आप दीजिए, पहले आप वहां के युवाओं के लिए काम करिए, फ्री वाली विचारधारा से ऊपर उठिए ना सर। देखिए सागर जी, मैं फिर आपको एक बार बोलूंगा कि इस भारतीय संविधान की आत्मा ही समाजवादी कल्याणकारी राज्य के रूप में है। आप उसको अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, तो डीपीएसपी की अभी यूसीसी पे तो डीपीएसपी का हवाला भारतीय जनता पार्टी दे रही है ना, तो उसी डीपीएसपी में ये भी बताया गया है कि राज्य का एक जो स्वरूप होगा वो समाजवादी कल्याणकारी होगा और राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं मुख्य रूप से दे। मैं गिना तो रहा हूँ, किसानों के लिए हमने अभी तक 8,208 करोड़ रुपए उनके खातों में सीधे भेजे हैं। गोधन न्याय योजना हमारी सरकार चला रही है सागर जी, जिसमें हम जो गाय का जो गोबर होता है उसे 2 रुपए प्रति किलो के क्या मैं बोलूं सर, 43% किसान ये भी कह रहे हैं सर, आपने जो बात कही पूरी नहीं हुई, कर्ज माफी पर आप सत्ता में आए सर। बोलिए अगर जी सुनेंगे तो बोलिए, सुनाइए तो अपनी बता दो हमने किया क्या है। उसके बाद हम उसको गोबर से जैविक खाद बनाते हैं और फिर किसानों को मुफ्त में देते हैं। कौन सी ऐसी सरकार है जो गाय का गोबर खरीद के और फिर उसकी खाद बना के सरकारों को मुफ्त में दे? दूसरी बात, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चलाई है, हाट बाजार क्लिनिक योजना। आपको पता है आदिवासी क्षेत्रों को टारगेट करके इस योजना के तहत
अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं, उनकी नियमित जांच, उपचार और दवाइयां उनको दी जा रही हैं। ये काम नहीं है तो क्या है भैया? देखिए रत्नेश जी बहुत बेहतर आप प्रवक्ता है कांग्रेस के, और देखिए वहां के जमीनी हालात को आप समझ भी रहे हैं। जब अगले सवाल पर आऊंगा तो कहां कहां पर आप अभी कमियां रह गई हैं और कहां पर अभी आप चूक गए, जो आप काम करने वाले हैं उस पर नजर आप डालिएगा। अभी तक तारीफ हमने सुन ली है। रुद्र जी, आम आदमी पार्टी की एंट्री को लेकर आप क्या देखते हैं सर? क्या कांग्रेस बीजेपी किस पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी जो नुकसान पहुंचाएगी वो कांग्रेस को ही पहुंचाएगी, क्योंकि जो बीजेपी का वोट बैंक है वो बीजेपी के पास ही रहेगा, वो आम आदमी के पास जाने वाला नहीं है। वो आप एक तरह के ही वोट बैंक है जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या और पार्टियों का, उस तरह से चीजें जाएंगी। लेकिन जो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा खास नहीं करने वाली है कि जिससे चाहे वो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होने वाला या बीजेपी को फायदा होने वाला है। यहाँ जो महत्वपूर्ण विषय है कि देखिए, राजनीति में 3 चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। एक नेता होता है, दूसरा मुद्दे होते हैं, तीसरा होता है संगठन। लेकिन वहाँ बीजेपी के पास तीनों चीज देखिए, गुजरात आप देखिए, पंजाब आप देखिए, ये कई राज्य उदाहरण के तौर पर है जहां पर नुकसान हुआ है कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के आने से। वहां पर आम आदमी ने पहले से काफी अच्छी तैयारी करी हुई थी। अब तो छत्तीसगढ़ में तो देखिए वो चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश की बात कर लेंगे, कर्नाटक में भी आम आदमी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने गुजरात में काफी तैयारी करी थी। अब जैसे देखें, हिमाचल में उनका कोई प्रभाव नहीं खास पड़ा। लेकिन अगर कोई पार्टी पहले से तैयारी करती है, अगर वो 2-3% वोट अगर ले आ पाती है, तब तो किसी को नुकसान या फायदा हो सकता है। अब एक चुनाव लड़ने के लिए कोई चुनाव लड़ता है तो वो तो एक अलग विषय हो गया कि आप भी चुनाव लड़िए। वैसे बहुत सारे और भी छोटे छोटे क्षेत्रीय दल वहां पे हैं, वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण रोल नहीं अदा कर पाएंगे जिससे या तो सरकार बदल जाए या सरकार बन जाए। यहाँ पर सीधा साधा जो मुकाबला होगा वो मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। कांग्रेस की बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसको वहां पर बताया जा सकता है, लोगों तक ले जाया जा सकता है। लोग उससे परेशान हैं, बहुत सारे वादे ऐसे हैं जो नहीं पूरे किए गए। लेकिन सवाल ये है कि ये जनता के बीच ले कौन जा रहा है। अभी जैसे आपके यहाँ भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि भूपेश बघेल के सामने आप रमन सिंह को दिखा रहे हैं। अब रमन सिंह हैं कहाँ? सवाल यही है ना कि जब वो नेता ही नहीं है जो अपनी बातें लोगों तक ले जा पाए, तो जब नेता ही नहीं रहेगा तो ये कमियां कौन दिखाएगा? हमारे आपके कहने से नहीं होगा। देखिए, आरक्षण एक मुद्दा है जिसको लेकर आप लोग छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, बहुत जोरों शोरों से कह रहे हैं कि आरक्षण हम आदिवासियों को दिलवाएंगे, उनका हक हम उनको दिलवाएंगे, और आप इसी के दम पर चुनाव वहां पर जीतना चाह रहे हैं। और भी कई सारी केंद्र की योजनाएं जो आपने बेहतर वहां पर किया है। लेकिन असल में कौन से ऐसे मुद्दे हैं वाकई में जो आपको लग रहा है कि धरातल पर आपके काम आने वाले हैं छत्तीसगढ़ में? देखिए, सबसे पहले जो हमारी प्रधानमंत्री की 37 जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसको अंतिम पायदान के व्यक्ति को पूरा लाभ मिला है। कांग्रेस के रिजिम में 1 रुपया ये चलाते थे दिल्ली से तो 19 पैसा रह जाता था जाते जाते, जो खुद इनके प्रधानमंत्री ने एडमिट किया हुआ है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने। लेकिन मोदी जी के जमाने में अगर 1 रुपया दिल्ली से चला है तो 1 रुपया अंतिम पायदान के आदमी के हाथ में मिला है। उसके अलावा जो इन्होंने वहां पर अपने मैनिफेस्टो में बहुत से वादे किए थे, आधे से ज्यादा अधूरे रह गए। चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे आदिवासी के आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे नौकरी देने की बात हो, या अन्य जन सुविधाएं को में उत्थान की बात हो, तो हम इन मुद्दों पर लड़ेंगे। उसके बाद जो जनता का फैसला होगा, हमें हर जगह सिरोधार होता है, छत्तीसगढ़ में भी जो जनता का फैसला होगा, लेकिन हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इनकी चूल हिलाने में। और हमारे कार्यकर्ता वहां लग गए हैं, हमारे पास वहां पर लोकल लीडरशिप भी है। ऐसा नहीं है कि लोकल लीडरशिप वहां बिल्कुल नगण्य है। जो भी लोकल लीडर्स हैं वो लगे हुए हैं, और ऊपर से जो सेंट्रल का सपोर्ट होगा वो तो मिलना तय ही है, उसमें तो कहीं दो मत नहीं है। तो कांग्रेस को जो पिछली बार जिस तरीके का इनके फेवर में हवा बह रही थी, वो इस बार नहीं है, और कड़ा टक्कर होगा। परिणाम जो भी जनता का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई कवायद नहीं छोड़ेंगे इनको टक्कर देने में। चलिए रत्नेश जी, देखिए पिछली बार के फैक्टर कुछ अलग थे। 88% ने पार्टी और प्रत्याशी पर ही वोट दिया था, लेकिन क्या लग रहा है इस बार भी वही फैक्टर काम आएगा क्या? क्योंकि संख्या बल आपका तो इस समय बहुत ज्यादा है। देखिए सागर जी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, तो हमारे यहाँ अवध में एक कहावत है, वो मुझे याद आ गई। दूल्हा है गायब, बढ़ती है ब्याह दुल्हन। मतलब दूल्हा गायब है
और बारात वाले कह रहे हैं कि हम दुल्हन को ब्याह लेके जाएंगे। अभी राजनीतिक विश्लेषक महोदय बार बार पूछ रहे थे कि आपका वहां पर चेहरा कौन है। आप नरेंद्र मोदी की जो फिल्म 2014 से भारतीय जनता पार्टी चला रही थी सागर जी, उस फिल्म से ऊब चुकी है जनता, नकार दिया उस फिल्म को मोदी। लेकिन रत्नेश जी, आपकी पार्टी में तो सर चुनाव जीतने के बाद ये तय होने लगता है कि दूल्हा मैं बनूंगा सर। पार्टियां कई बार देखिए टूट गई। राजस्थान आप देख लीजिए, सिंधिया जी कह रहे थे दूल्हा हमें बना दीजिए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, फिर उसके बाद बीजेपी आ गई। चले अच्छा, सिंधिया जी जब गए वहां पे तो उनको क्या मिला? बिना विमानों वाला मंत्रालय। सर पार्टी तो आपकी सत्ता से बेदखल कर दी है सर। सुनिए सागर, बोलिए। आप सुनिए, आप एक टीवी चैनल में एंकर हैं। आपकी नौकरी, आप यहाँ से नौकरी छोड़ देते हैं, आपका वेतन यहाँ पर 5 लाख है, जहाँ ज्वाइन करते हैं वहाँ 3 लाख है, तो आपका नुकसान हुआ कि फायदा? अरे भाई, अगर आपका वेतन बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाए, वहाँ आपको मिले सर, तो आपका फायदा था। उन्हें वहां पर उनकी वैल्यू दिखाई दे रही है ना सर, उन्हें वहां पर बेहतर लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि वहां पर उन्हें तवज्जो मिल रही है, आपकी पार्टी में नहीं मिली तो चले गए। यही हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। बिल्कुल। आपको 5 लाख रुपए देकर आपके सर पर 4 लोग सवार रहे, आपको कोई इज्जत ना दे तो आप वहां रुकेंगे क्या? चलिए सागर जी, इज्जत जहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर उंगली उठा रहा हो, वहाँ ये डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं और चलिए अब आदर देने की बात कर रहे हैं। आलोक जी, नेता बता दीजिए कौन है? मोदी को छोड़ के प्रदेश में आपके पास नेता आ जाइए, छत्तीसगढ़ पे आ जाते हैं, आ जाइए रत्नाकर जी, आ जाइए वापस। सागर जी, आपने जिल ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की। एक समय जब वो कांग्रेस में थे तो महाकाल मंदिर में दर्शन करने जाते थे तो अंदर तक जाते थे। जब से भाजपा में गया, मोदी जी अंदर रहते हैं, बाहर गेट पे हाथ बांधे खड़े रहते हैं। ये है उनका सम्मान। बहुत मुंह मत खुलवाइए, हमारी पार्टी के पूर्व नेता। आप क्या चाहते हैं कि पीएम मोदी बाहर रहे, सिंधिया अंदर जाए सर? आप चाहते हैं उनको इज्जत तब मिलेगी क्या? अरे भाई, एक जगह आपको प्रमुख नेता अपने साथ लेके चलता है, एक जगह प्रमुख नेता आपको बाहर बैठा देता है, तो अपने आप ही साफ हो गया कि सम्मान क्या मिल रहा था। ये देखिए, पार्टियों का तालमेल भी है ना सर। वहां पर सिंधिया साहब की बनी नहीं, जब आपकी पार्टी के ऊपर के नेताओं से, कमलनाथ जी से नहीं बनी, तभी तो अलग हो गए। इस बात को आप लोग मानिए, इनकार मत करिए, अलग चीज है। राहुल गांधी ने भी मिलने का समय नहीं दिया, कितने दिन तक उनको, खुद उनके बयान थे। और यही हाल देखिए पायलट जी का भी हो रहा, हो सकता है कि आप लोग वहां पर बैलेंस करने में। ये पहला राज्य है जहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर घूम के चीफ मिनिस्टर की बातें कर रहा है कि 11 जून को वो पार्टी बनाएंगे, बनी नहीं बनी ना। तो ये पहली पार्टी है जहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर घूम के कह रहा है कि मेरा चीफ मिनिस्टर चोर है। अरे सर, चुनाव के परिणामों के बाद अगर अपने तेवर को दिखाएंगे तो नुकसान आप लोग को होगा। सागर जी, अभी आलोक वत्सी कह रहे थे कि डिप्टी सीएम, हम आपको बताएं, अमित शाह जी का एक बयान मुझे याद आ रहा है, 12वीं के बाद इंटर करना, और 12वीं के बाद इंटर करने वाला पहला व्यक्ति जानते हैं कौन है? देवेंद्र फडणवीस। सीएम के बाद डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। 12वीं के बाद इंटर करवा के इन्होंने डिप्टी सीएम को डिप्टी सीएम बना के राष्ट्रहित में। अरे सर, आप जुबान फिसलने पे आ रहे हैं सर। आपके एक नेताओं के बयान को सुनाऊंगा जिसने तैयार होते देश की मर्यादा को तार तार कर दिया है रत्नाकर जी। देने को तैयार रहते हैं। अब जुबान तो किसी की फिसल सकती है ना रत्नाकर जी। सागर जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस देश के युग के महामानव आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अमेरिका में बोल रहे थे। उन्होंने कहा टू इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल चाइल्ड। इन्वेस्ट बोलना था, इन्वेस्टिगेटिंग बोल क्या है? एक प्रधानमंत्री इतनी बड़ी मिस्टेक करता है। देखिए रत्नाकर जी, ये तो जुबान फिसलने वाली बात है। अब मैं आपके राहुल गांधी जी लीटर में तौल रहे थे आटा। अपने देश के राष्ट्रपति पर जो बयान दिया था आपके नेता ने, उसका भी याद दिला दो। सुनिए रत्नाकर जी, अपने देश के राष्ट्रपति पर जो आपके नेता ने अधीर रंजन ने बयान दिया, वो भी याद दिलवा दूं क्या फिर? अरे सर, कांग्रेस की विधवा बताइए सर, की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? बताइए सर, सर्वोच्च पद पर जो बैठा उसको लेकर जब आप लोग बयान दे सकते हैं उल्टा सीधा, जुबान वहां भी फिसल गई। मैं उसको मुद्दा नहीं बना रहा हूं ना, मैं उठा रहा हूं मुद्दा। अरे बार बार फिसलती है। चलिए रत्नाकर जी, यहाँ पर अब आएंगे तो ऐसे सैकड़ों बयान है सर। अरे अच्छा, एक चीज बताइए सागर जी, भारत को आजाद हुए कितना वर्ष हुआ है? 75। आपको पता है ना? सबको पता है। प्रधानमंत्री जी आईएमएफ के मंच पर दावोस में कहते हैं कि भारत के 17 साल की आजादी के इतिहास में 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। भारत को आजाद हुए 17 साल हुए हैं।
अब आइए सर, प्रधानमंत्री कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हैं रत्नाकर जी? ले जाइए जनता के बीच। आइए, अब वोट यही मुद्दा बना लीजिए। इसी बात को ले आइए जाइए सर, जनता के बीच देखिए में। डिबेट अब वोट लीजिए वोट। आइए भारत में कितने करोड़ मतदाता है? अरे ऐसे तो कई नेता मंच पर सर गालियां भी देते हैं सर, जुबान फिसल जाती है, वो भी अब बताएंगे क्या? मुद्दों पर आइए ना सर। प्रधानमंत्री आइए रत्नाकर जी, 17 साल वाला ढोल पीटिए पूरे। आइए रत्नाकर जी, आइए। बना लीजिए सरकार। भारत में 600 चलिए रुद्र जी ये बाहर है सर, छोड़िए, आप लोग डिबेट को कहीं और मोड़ रहे हैं सर। यूटर्न आप ले लीजिएगा, 5 मिनट का समय यूटर्न लेकर आइए, फिर चर्चा पे आते हैं। रुद्र जी, छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें इस बार के सर्वे को लेकर, प्रधानमंत्री बोलता है। आइए रत्नाकर जी आ रहे हैं। रुद्र जी, तमाम सर्वे ये कह रहे हैं कि जहां पर बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में युवा की बात करें, महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, चाहे वहां पर पढ़ाई करने वाले, शिक्षा, रोजगार, अस्पताल, कई ऐसे देखिए बिंदु हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि अभी यहां पर कुछ बेहतर करने की जरूरत है, आवश्यकता है कांग्रेस को। लेकिन अब आप ये बताइए कहां कहां पर विफलता रही है कांग्रेस की, कहां कहां पर कमजोर कड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं? रुद्र जी देखिए, अगर हम पिछले चुनाव की भी बात करेंगे सागर जी, तो वहां ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया था। 15 साल की जो बीजेपी की सरकार थी, काफी अच्छा काम करके वो चुनाव में आई थी। लेकिन होता क्या है कि जब एक लीडर जो होता है, जो चीजों को प्रेजेंट करता है, उसी की वैल्यू होती है, क्योंकि जनता उसी पे भरोसा करती है। आप किसी बात को किस मजबूती के साथ रखते हैं और किस तरीके से वो जनता के बीच जाता है, वही महत्वपूर्ण है। अब जैसे वहां पर धर्मांतरण का बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, और लव जिहाद का भी मुद्दा बीच में आया था, काफी वहां पर चर्चा रहा। लेकिन इन सब चीजों को उठाएगा कौन? कांग्रेस आज के डेट में वहां जो एज लिए घूम रही है, वो इसी वजह से घूम रही है क्योंकि उसको पता है कि बीजेपी के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस मुद्दे को जनता के बीच जाकर उठा सके और जिसका उसको फायदा हो सके। अभी जैसे रत्नाकर जी बात कर रहे थे कि चलिए अच्छी बात है कि यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास नहीं है, वही चीजें आप लोग पंजाब में भी करके भुगत चुके हैं, गुजरात में भी करके भुगत चुके हैं, और भी बहुत जगहों पे ऐसा हुआ है। तो राजनीति में हर पार्टी वही चीज कर रही है, जिसको जहां मौका मिल जाता है वो उस बात को बड़े जोर शोर से कहने लगती है, जिसको नहीं मौका मिलता है वो नहीं कह पाती है। लेकिन यहाँ जो कमजोरी है वो बीजेपी की यहाँ इस तरह से आ रही है कि बीजेपी पिछले 5 साल में वो तैयारी नहीं कर पाई जो उसको करना चाहिए था, क्योंकि जो पिछली उसकी टीम है वो तो चुनाव पहले भी हार चुकी है। क्योंकि अगर वो 15 साल के अपने शासन के बाद चुनाव को जीत नहीं पाई, तो वही टीम आपको क्या लग रहा है कि जब 5 साल की सरकार के बाद जीत पाएगी? और वहां कहीं न कहीं भूपेश बघेल की जो लोकप्रियता है बाकी कांग्रेस शासित राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। इस चीज पे बीजेपी को ध्यान देना चाहिए था पहले से, जो अब नहीं दे पाई है। और अब केवल बीजेपी वहां पर इसी बात पर डिपेंड कर रही है कि नरेंद्र मोदी का जो करिश्माई नेतृत्व है या जो उनकी रणनीतियां हैं वो अगर काम कर जाती हैं, होमवर्क पर बात कर ही लेते हैं आलोक जी से। आलोक जी, जब 15 सालों तक आप लोगों की सरकार थी, जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ में, तो कांग्रेस ने देखिए बहुत बेहतर होमवर्क किया। 15 साल लगातार लोगों के बीच जाकर पहुंचती रही, फिर लोगों के मन को टटोलती रही, और देखिए करिश्मा किया था सन 2018 के चुनाव में। लेकिन इस 5 सालों में आप लोगों ने ग्राउंड पर उतरकर ज्यादा मेहनत नहीं की है छत्तीसगढ़, इसीलिए शायद वो आत्मविश्वास आप लोगों में दिखाई नहीं दे रहा अभी भी छत्तीसगढ़ को लेकर। क्यों आलोक जी? ये ऐसा आपको प्रतीत होता है और थोड़ा हाइप कर दिया गया है इस चीज को कि कांग्रेस को वहाँ एज है। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के जो वहाँ पर वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं उनकी एक अपनी पहचान है और एक अपनी पैठ है। मैं इस बात को पॉलिटिकली एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन हमारे पास कार्यकर्ताओं की, डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं की फौज है। हमारे पास नरेंद्र मोदी के रूप में एक बहुत बड़ा लीडर है, लेकिन वहाँ लोकल लीडरशिप बिल्कुल नगण्य में नहीं है। वहाँ का लोकल लीडरशिप भी है जिसको आप उतना उजागर नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, विष्णुदेव साई हैं, विजय बघेल हैं, विक्रम उसेंडी हैं, मैडम चौधरी हैं, बहुत से लीडर्स हैं जो लगे हुए हैं अपने अपने काम में। और जिस समय पूरा मोमेंटम पकड़ेगा मामला और नरेंद्र मोदी जी वहां उतरेंगे और भी हमारे सेंट्रल लीडर्स जाएंगे, लोकल लीडर्स के साथ मिलेंगे, तो माहौल चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, चेंज हो जाए, यही हम भी चाहते हैं। रत्नाकर जी देखिए, आखिरी कमेंट आपका, वक्त थोड़ा कम है। हमने यही कहा था कि क्या बेहतर अब आप काम करने वाले आने वाले समय में अगर आप जीत गए तो। हालांकि खुश आप बहुत हुए थे जब पैठ की बात कही थी भूपेश बघेल को लेकर आलोक जी ने। बोलिए रत्नाकर जी। देखिए सागर जी, मेरा नाम रत्नेश है। हाँ रत्नेश जी, माफ करिए, बोलिए।
देखिए, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैंने सुना था, उन्होंने कहा एक करिश्माई नेता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो मुझे उस दिन का इसमें इंतजार आपको था, शक है जब क्या? ग्राम- आपको इसमें शक लगता है? चलिए, मैं बोलूं? बोलिए रत्नेश जी, बोलिए। अब आखिरी देखिए पड़ाव पर है हम डिबेट में। सुनिए, एक करिश्माई नेता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, और मुझे इंतजार उस दिन का है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्य। फिर देखिए अब आप कटाक्ष आप करने में लगे हैं सर। मैंने बेहतर कामों को लेकर बोला, कहाँ खामियां रह गई, कहाँ कमियां रह गई। उत्तर प्रदेश वक्त है ना सर, 30-40 के सेकंड। नगर निगम चुनाव में 30-40 सेकंड में आप नहीं पूरा कर कहाँ गया पाएंगे था कोई सेंट्रल लीडरशिप? रत्नाकर। अकेले योगी जी ने अपने दम पर चुनाव जीता। 17 के 17 नगर निगम पर कब्जा किया, 100% की वहां पर कब्जा किया। लड़के ना, आप मतलब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आप कटाक्ष मत कीजिए। आप प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसी रत्नेश जी छोटी आइए बातें ना सर। करें। रत्नेश जी आप वक्त कम है, फिर मोदी देखिए के ऊपर शुक्रिया मैं ऐसी कह छोटी दूंगा। बातें ना करें। रत्नेश जी बोलिए। प्रधानी का चुनाव भी मोदी के नाम। रत्नेश जी फिर देखिए वाइंड अप कर दूंगा मैं सर। मैंने बोला कि क्या आप करने वाले हैं, कहाँ आपको लग रहा है कि वीक पॉइंट है, कहाँ खामियां रह गई, 2 लाइन यही बताइए ना सर। हमने देखिए सागर जी, मैंने आपको बताया, मैंने आपको योजनाएं गिनाई, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना। ये तारीफ हो गई सर, खामियां मैं पूछ रहा हूँ सर। सब कोई जानता है अपनी कमियों और खामियों को। छत्तीसगढ़ सांबो पीडीएफ, इन सारे कार्यक्रमों के माध्यम से हमने वहाँ की जनता को तमाम सारी सुविधाएं दी है। आगे भी हम अपने जो हमारे मैनिफेस्टो में था उस पर हम काम करेंगे। आगे जो हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हितकर हो सकता है, उस पर हम काम करेंगे। बेहतर नेता की पहचान यही है सर। खामियों पर आइए सर, कहाँ पर आप कम पड़ गए, कहाँ पर आप कम पड़ गए सर? अरे ये हम तो कहेंगे हमने सभी जगहों पे काम किया है भाई। अगर कहीं ऐसा लगता है कि हमने काम नहीं किया तो हम अपनी पार्टी ठीक है, फिर तब जनता पे छोड़ देते हैं सर। जब आपको लग रहा है कि आप बेहतर हैं, आपने सर्वोपरि वहां पर काम किया है, एकदम सुपीरियर आप रहे हैं, तो फिर अब जनता तय करेगी। शुक्रिया रत्नेश जी आपका, आलोक जी आपका, रुद्र जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। 90 विधानसभा सीटें, कांग्रेस का ये दावा कि हम वहां पर बेहतर इस समय अवस्था में हैं, लेकिन क्या बीजेपी ने जिन मुद्दों को पकड़ा हुआ है, चाहे वो मुद्दा आदिवासियों का हो या फिर नक्सलवाद का, कई ऐसे मुद्दे, क्या उस पर अब बीजेपी उन मुद्दों को लेकर जीत पाएगी क्या? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन न्यूज इंडिया पर खबरें लगातार जारी, एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।